नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारत और जापान के बीच बुलेट ट्रेन और सिविल न्यूक्लियर डील हो गई है। शनिवार को पीएम मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे की मौजूदगी में ये एग्रीमेंट हुए। भारत और जापान के बीच बुलेट ट्रेन और सिविल न्यूक्लियर डील हो गई है। शनिवार को पीएम मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे की मौजूदगी में ये एग्रीमेंट हुए। इससे पहले मोदी की तारीफ में आबे ने कहा था कि मोदी भारत की पॉलिसी जो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से लागू करते हैं। भारत की इकोनॉमी में जापान का अहम रोल है। पिछले एक साल के दौरान हमारे रिश्तों में मजबूती आई है। दुनिया के लिए यह बहुत अच्छा संकेत है। हम क्लीन एनर्जी के बारे में भी मिलकर काम करना चाहते हैं। बुलेट ट्रेन के आने से रेलवे सेक्टर में नई क्रांति आएगी। बुलेट ट्रेन भी जापान की तरह ही कामयाब और सेफ रहेगी। मोदी ने साउथ चाइना सी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन संकेत दिया कि दोनों देश समुद्री सुरक्षा के मामले में भी साथ रहेंगे। मोदी ने कहा कि जापान 5 साल में $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। राजस्थान की राजधानी जयपुर से अरेस्ट किए गए आईएसआईएस के एजेंट सिराजुद्दीन ने नए खुलासे किए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से अरेस्ट किए गए आईएसआईएस के एजेंट सिराजुद्दीन ने नए खुलासे किए हैं। एटीएस के मुताबिक सिराजुद्दीन 2 महीने बाद ट्रेनिंग लेने सीरिया जाने वाला था। इसके लिए वह हैदराबाद और महाराष्ट्र से दो लड़के लड़कियों को तैयार कर रहा था। हैदराबाद से 20 साल की एक लड़की उसके साथ जाने को राजी भी हो चुकी थी। उसे हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार रात अरेस्ट कर लिया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मार्केटिंग मैनेजर मोहम्मद सिराजुद्दीन को आईएसआईएस का एजेंट होने के आरोप में गुरुवार देर रात जयपुर से अरेस्ट किया गया। वह जवाहर नगर के फ्लैट B605 में रहता था। इस एजेंट के बारे में राजस्थान एटीएस को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी। एनआईए को जानकारी मिली थी कि यह शख्स सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर आईएस की पब्लिसिटी कर रहा है और उसके दूसरे देशों में भी संपर्क है। उसके रूम में आईएसआईएस की ऑनलाइन मैगजीन दावे कॉपियां भी बरामद हुई हैं। एटीएस ने सिराज ने शुक्रवार को लगातार 10 घंटे तक पूछताछ की। आईएस के आतंकियों ने सिराज को 5 महीने पहले अर्जेंटीना बुलाया था। यहाँ से उसे सीरिया भेजा जाना था, लेकिन सिराज ने यह कहते हुए कुछ वक्त मांगा था कि वह हैदराबाद और महाराष्ट्र के दो लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग के लिए तैयार कर रहा है। उसने कहा था कि जयपुर में रहकर अभी और मेंबर बनाएगा। वह सभी को साथ लेकर फरवरी या मार्च 2016 तक आतंकी ट्रेनिंग लेने पहुंचेगा। इस बीच सिराज के साथ ट्रेनिंग पर सीरिया जाने को हैदराबाद की एक लड़की भी तैयार हो चुकी थी। उसे हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिराज के साथ जाने वाले लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग के लिए सीरिया के अलावा अर्जेंटीना, अमेरिका, फिलीपींस और इराक भी भेजा जाना था। सिराज रोज 5 आतंकियों से चैटिंग करता था। वह मूल रूप से गुलबर्गा, कर्नाटक के पास एक गाँव का रहने वाला है। उसके गाँव के पास ही इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी सरगना यासीन भटकल का गाँव है। सिराजुद्दीन के आईएम से संपर्क भी खंगाले जा रहे हैं। एटीएस ने सिराजुद्दीन को शुक्रवार दोपहर 3 बजे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। कोर्ट परिसर में घुसते ही वह मीडिया के सामने पुलिस कर्मियों से गुहार लगाने लगा कि उसके 2 बच्चे हैं। वह अनजाने में गलत लोगों की संगत में फंस गया। उससे गलती हो गई थी। उसका भविष्य खराब हो जाएगा, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए। कोर्ट ने निजामुद्दीन को 10 दिन के रिमांड पर भेजा। जांच में सामने आया कि सिराज ने आईएस से जुड़ने के बाद फेसबुक पर एक पेज बना लिया था। इस पर वह आईएस की एक्टिविटी से जुड़े फोटोज व मैसेज शेयर करता था। इस पेज पर देश विदेश से 700 से ज्यादा लोग जुड़े। बताया जा रहा है कि जो फेसबुक पोस्ट पर कमेंट करता था, उस पर सिराज कुछ दिन तक नजर रखता था। उसे कमेंट के आधार पर परखता था। कुछ पोस्ट में जांचने के बाद वह उसे व्हाट्सएप नंबर दे देता था। उसने 80 यंगस्टर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। सीरीज के व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करने वाले यंगस्टर्स को वह अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ता था। सभी को आईएस में जुड़ने के लिए उकसाता था। उसने 25 लोगों का टेलीग्राफ पर ग्रुप बना रखा था। इसमें 5 आतंकी और 9 लड़के शामिल हैं। सिराजुद्दीन के भेजे गए मैसेज, वीडियो व फोटो की तकनीकी जाँच के लिए दिल्ली से आईबी के 2 एक्सपर्ट्स आ गए हैं। अगले 1-2 दिन में एनआईए के अफसर भी पूछताछ के लिए आएंगे। ब्यूरो। मुक्तसर के गांव चुन में अकाली नेता हरदीप सिंह ढिल्लों की बस से एक 16 साल की लड़की की मौत हो गई। ये जिन 2 बसों में तोड़फोड़ हुई है, ये अकाली नेता हरदीप सिंह ढिल्लों जिला प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन की है। इनका कसूर इतना है कि इनकी तेज रफ्तार बस ड्राइवर ने एक 16 साल की लड़की को कुचल डाला। मौके पर ही लड़की की मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही गांव वालों ने बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मौके से ड्राइवर फरार हो गया। गांव वालों ने सड़क पर आती दूसरी उस कंपनी की बस को भी निशाना बनाया। ये दोनों बस न्यूदीप कंपनी की है। अब तक गांव वालों ने सड़क को जाम कर लड़की की लाश को रखा हुआ है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और कुछ भी बोलने से कतरा रही है, क्योंकि यह मामला अकाली दल के साथ जुड़ा हुआ है। शिवराज की थोड़ी बड़ी ना ਇਹ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ
ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਨ ਕੱਢਤੀ। ठीक है, कोई आया बस उन्हीं कोई बंदा तो ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। अच्छा, पुलिस की कह रही है? ਪੁਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਬਸ बस किन्ना दी है जी? कौन ਦੀਪ ਹੈ ਬਸ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹਿਮਤ ਨਿਊ ਦੀਪ ਹੈ ਬਸ ਆਈ। अच्छा, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਜੀ ਇਹ। ठीक है। की कार्रवाई किस तरह की मांग करते हो, की होना चाहिए? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਇਨਸਾਫ नहीं करते इसी तरह पिंड वाले बैठे रहने? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਹੀ ਬੈਠ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸਹਿਮਤੀ ਜੀ। ठीक है। अंदर है जी ਤਰਲੋਕ ਚੰਦ ਜੀ ਸੀ। तरलोक जी, की होया मामला पूरा? ये बसें तोड़ फोड़? ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਸੀ हाँ जी, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ, किन्ने कुछ साल दी बच्ची की नाम नूम है ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ? ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ ਮੈਂ ਬਸ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋੜ ਫੋੜ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੋ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਜੀ। 2 ਬੱਸਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਿਸ ਦੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਹੋਣਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਫੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਭੱਜ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਲਾਈ ਬੈਠੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? मुख्तसर से तस्लीम जूडी की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के गांव गढ़ी सिन्हा और पहली बार सरपंच का चुनाव नहीं हो पाएगा क्योंकि गांव में एक भी अनुसूचित जाति की महिला 8वीं पास नहीं है। कुरुक्षेत्र के गांव गढ़ी सिन्हा में पहली बार सरपंच का चुनाव नहीं हो पाएगा क्योंकि गांव में एक भी अनुसूचित जाति की महिला 8वीं पास नहीं है। हालांकि गांव में करीब 350 वोट और करीब 1000 की आबादी है, लेकिन एक भी ऐसी महिला नहीं जो अनुसूचित जाति से संबंध रखती हो और 8वीं पास हो। हालांकि गांव के पूर्व सरपंच और स्थानीय लोगों ने गांव में बकायदा मुनादी करवा 8वीं पास अनुसूचित जाति की महिला ढूंढी, लेकिन नहीं मिली। अब ग्रामीण चिंतित है कि सरकार या तो कानून में बदलाव लाए या तो उनके गांव को लावारिस होने से बचाने के लिए कोई व्यवस्था करे। गांव की महिलाएं भी सरकार के इस फैसले से दुखी है क्योंकि गांव में 5वीं क्लास पास तो अनुसूचित जाति की 6 महिलाएं हैं, लेकिन मिडिल पास कोई भी नहीं है। इसमें गांव के पूर्व सरपंच और अन्य लोग सरकार के नियम में बदलाव की मांग कर रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री कृष्ण बेदी का कहना है कि शुरुआत तो कहीं से करनी ही पड़ेगी। बेदी ने कहा कि किसी के बेटे की बहू पढ़ी लिखी आ जाएगी तो बेदी ने सरकार के फैसले को सही कहा। बेदी ने कहा ESI समस्या के हल की व्यवस्था भी सरकार ने कर रखी है और इससे कोई समस्या नहीं आएगी। फायदा तो नहीं होगा जी, जो अनपढ़ नहीं है तो फिर इस गांव में सरपंच ही नहीं आवेगी किसी पे। शर्त क्या है, अनपढ़ भी कोई उत्तर तो दे ही सकेगा, ऐसा तो बात है नहीं भाई, उत्तर नहीं दे सकती है किस बात का। 8वीं पास तो है नहीं है जी, कोई महिला फिर सरपंच नहीं बन सकती है जी इस गांव में। होना तो चाहिए, अनपढ़ पे आनी चाहिए, जब है नहीं है तो 8वीं पास। चला अनपढ़, हमारे बच्चे तो आगे पढ़े लिखे हैं और जो से पहला सरपंची कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, जो से पहले मिनिस्टर भी तो अनपढ़ बैठे हैं, कौन सा कितना पढ़ रहे हैं लोग, दिमाग चला रखा जमी मारा इतना खर्चा कर दिया। बाका कहने लगे 8 पास फलाने डिकड़ा यो रिवारी हो खर्चा कर दिया, पहला डेट नहीं दी थी 4 तारीख, फिर वो खर्चा नहीं करा। मैंने 40-50 हजार रुपये खर्चा कर दिया, मेरा खर्चा दे दो वापस। खर्चा जनता पे करा, जनता पे करे खर्चा, लोग रोज आए कराते, खाल पाड़े कराते, यो दे खाने ना, आज पार्टी होगी, फलाना हो गया, डिकड़ा हो गया। ऐसे विषय भी आए, इस बात पर भी हमने पहले ये बात लागू करने से पहले चर्चा की थी, परंतु ऐसी समस्याएं थी और रहेंगी, परंतु शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। इसका हल बहुत सारे गांव में तो अपने लोगों ने अपने बेटे की बहू में पढ़ी लिखी लाई कराए हैं। गांव में है ही नहीं कोई। नहीं, गांव में नहीं कोई, पूरा गांव अनपढ़ है। 8वीं पास में भी शेड्यूल कास्ट महिला नहीं है गांव में। नहीं, पूरा गांव तो अनपढ़ नहीं ना। एक पंचायत वार्ड का चुनाव नहीं हो सकता होगा। हाँ, सरपंच का नहीं होगा, कोई ना कोई बेटे की बहू पढ़ी लिखी आ जाएगी, चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान के अंदर भी समस्या आई थी, परंतु शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं तो नहीं, कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और यदि ये बात सोच के ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो कहीं से भी शुरुआत नहीं होगी। और मेरे ख्याल से मैं आपके माध्यम से आपको भी पूछना चाहता हूँ, क्या ये सरकार का और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अच्छा कदम नहीं है क्या? तो ये सही कदम है, इसकी हमने मोहर लगानी चाहिए। थोड़ी बहुत समस्याएं, जटिलताएं हर चीज में रहती हैं। आप एक गली, एक नाली, एक चौक चौपाल भी बनाने लग जाए, वहां भी ऑब्जेक्शन आते हैं, कई प्रॉब्लम्स आते हैं। नहीं, गांव के विकास में और भी उसके अल्टरनेटिव है,
हमारी सरकार उसके हल के ऊपर पहले से हमने योजना बना रखी है और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार का कोई न किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। गाँव में बहु लानी पड़ेगी। कुरुक्षेत्र से विनोद को राम मंदिर निर्माण पर चिंता जाहिर करते हुए शंकराचार्य ने साईं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि साईं आम इंसान था जिसे लोग भगवान बना रहे हैं। ऐसे लोगों को हम भगवान नहीं मान सकते। अब साईं पुराण बनने लगा है और साईं का नाम हर मंत्र में जोड़ा जा रहा है। लोग जगह जगह साईं के मंदिर स्थापित कर रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो एक दिन दुनिया भर में साईं के मंदिर बन जाएंगे, फिर राम मंदिर कैसे बनेंगे। एक व्यक्ति जो कि हमारे धर्म का ही नहीं था, जो अल्लाह मालिक को छोड़ के कुछ बोलते ही नहीं था, जो मांसाहारी था और दूसरे के मुंह में जबरदस्ती मांस डालता था, ये तो बात हमारे लिए संभव नहीं है कि हम ऐसे लोगों को माने। जगह जगह साईं के मंदिर बन रहे हैं, जब उसी के मंदिर बन जाएंगे तो राम मंदिर की बात कहाँ आएगी। हमारा व्यक्तिगत साईं से कोई झगड़ा नहीं है। 1838 में वो पैदा हुआ और 1918 में उसका देहांत हो गया। वहाँ पर उसकी कब्र थी, उस कब्र को लोगों ने रोजगार का साधन बना लिया और वहीं तक रहते हैं। अब वो कर क्या रहे हैं कि जगह जगह उसका मंदिर बना रहे हैं। हमारे मंदिरों में उसकी मूर्ति रख रहे हैं, 5-5 लाख रुपया देखे। इसलिए हमारे पास प्रमाण मिले, जिनको दिया गया है वो खुद बताते हैं कि मुझे दिए गए। साईं पुराण बन रहा है और हर मंत्र में साईं जोड़ा जा रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, पुलाव बांट रहे हैं और पुलाव वहाँ से बढ़ता है, वहाँ से रुपया आता है और बिल वाउचर वहाँ जाते हैं और वो इनकम टैक्स में बताता है। रुपया इनके पास 13 अरब है और वो किसी सार्वजनिक हित में नहीं लग रहा है, वो मूर्ति लगाने में, ये सब उल्टा पुल्टा काम करने में लग रहा है। आप देखिए महाराष्ट्र में, लातूर में पानी की कमी है। जब रेल खड़ी होती है तो स्त्रियाँ जाके बाथरूम का पानी लेके आती पीने को, वहाँ क्यों नहीं खर्च करते हो। और आप ये कहते हैं साईं के दरवाजे में चढ़ने पर सब कुछ हो जाता है। मोगा में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर जस्टिस सुरमिंदर गुप्ता ने बताया कि आज मोगा की लोक अदालत में 19 बेंच काम कर रही हैं और इन 19 बेंचों में अलग अलग तरह के केस लिए गए हैं और करीब 1100 केस आज टेक अप किए गए हैं, जिसका आज निपटारा होना है। इससे पहले भी पिछली लोक अदालत में 14,000 केसों का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जो फैसला आज यहाँ हो जाता है उसके बाद किसी भी ऊपर वाली कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे एक परिवार में और समाज में शांति आ जाती है, क्योंकि जिस चीज का हम यहाँ फैसला करते हैं उसका असर परिवार के ऊपर, दोस्तों के ऊपर और रिश्तेदारों के ऊपर जाता है। It saves them the trouble of coming to court day in and day out for their normal litigation. It's also much, the expenses would be less, and as Justice, my brother judge said, who's the inspecting judge, that most of the cases this time are pre-litigation stage, so they don't even have to go to that stage. Okay. Sir, what you will say about Salman Khan case? I do not make any comments on any cases. I only, in my own cases which are before me, I deliver the judgment, and even on those I don't make any comments. So what you will say about intolerance issue in India, sir? Don't mind, I won't comment on these issues, because any of these issues can always come up for us in court, so it's better that we don't say anything. टोटल 19 बेंच काम कर रहे हैं। 19 बेंच में अलग अलग तरह के केसेस जो है वो लिए गए हैं। करीब 1100 केस आज टेकअप किए जाएंगे। इससे पहले भी 14,000 केस के करीब फैसला किया जा चुका प्री लिटिगेटेड लोक अदालत। सर, जो यहाँ पे फैसला होता है उसके आगे कोई अपील वगैरह भी होता है? यहाँ का जो फैसला होता है लोक अदालत का, अपील उसकी नहीं होती। जिसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि इससे एक परिवार में, समाज में शांति आती है, क्योंकि जिस चीज़ का फैसला हम आपसी सहमति से करते हैं उसका असर जो है वो परिवार के ऊपर, दोस्तों के ऊपर या रिश्तेदारों के ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है।
मोगा से विपिन ओकार। सड़क हादसों में अक्सर ही किसी न किसी के परिवार के अनमोल हीरो के रूप में पारिवारिक लोग इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं और ऐसी घटनाएं पीछे परिवार को सारी उम्र न भुलाने वाली घटनाएं साबित होती हैं। सड़क हादसे में अक्सर ही किसी न किसी परिवार के अनमोल हीरे के रूप में परिवार के लोग इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं और ऐसी दुर्घटनाएं पीछे परिवार को सारी उम्र न भूलने वाली घटना साबित होती है। ऐसा ही एक हादसा बटाला में पेश आया है, जिसमें एक परिवार के दो अनमोल हीरे सदा के लिए परिवार वालों को छोड़कर चले गए। पलक प्रतीक कौर साहिबजोत सिंह उम्र करीब 8 साल और 5 साल अपनी मां के साथ सुबह स्कूटी पर सवार होकर विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में पंजाब रोडवेज की बस ने पीछे से टक्कर मार दी और यह तीनों स्कूटी से गिर गए और मौत रूपी बस इन दोनों बच्चों के ऊपर से निकल गई। दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और मां जख्मी हो गई। मां को सिविल अस्पताल बटाला में दाखिल करा दिया गया है और परिवार वालों की मांग है कि जल्द से जल्द ड्राइवर को पकड़ा जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उधर पुलिस का कहना है कि बस ड्राइवर के खिलाफ 304 आईपीसी की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है और ड्राइवर को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। मामला ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਣਵਾਈਆਂ ਆਏ ਆ ਦੂਸਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ किस डिपू की है ये सारा मामला वेरीफाई कर लिया जाएगा। ये बस जी तेज रफ्तारी बिना हारन देते आई है तो इन्हें उन्होंने पिछों टक्कर मारी है जिद बच्चे जड़े है सज्जे पासे डिगन के कारण पिछले टायर थले कुचलती हुई वो भजा के ते तेज रफ्तारी दे विच भजन च कामयाब हो गया तो लेडी जी है वो बच गई है, वो खब्बे पासे डिगन करके बच गई है। ये सारा मामला जिहड़ा उहदे भैन भणोईया ने अखां नाल वेखिया ते इहदी DSP सिटी ते SHO सिटी कार्रवाई कर रहे हैं ते परचा दर्ज करके 304 दा छेती बस नूं कब्जे विच लैके ते कार्रवाई कीती जाएगी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਟਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ 7:10 ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਪੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆਈ ਆ ਪੰਪ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਮਾਰੀ, ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੱਸ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਪਲਕਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई ਆ ਉਹ होनी चाहिए है। गुरदासपुर से नरेश शर्मा। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।